क्या आप जानते हैं कि जनरल जियाउल हक ने नौजवान पॉप सिंगर नाजिया हसन को ऐवान सद्र बुलाकर कैसे सरप्राइज किया? 65 की जंग के हमारे आर्मी चीफ दिन भर दुश्मन मुल्क के फौजियों से लड़ते तो रात को उनकी भूत प्रेत और जिन्नात से लड़ाई होती। पाकिस्तानी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स की मशहूर परफॉर्मर मैडम तराना किस जनरल साहब की मरहूने मिन्नत कौमी तराने के नाम से मशहूर हुई? जनरल कमर जावेद बाजवा सहाफियों से कौन सा सवाल बार बार पूछा करते? जब मौलाना फजल रहमान को एक जनरल साहब पर केस करने का मशवरा दिया गया तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? इस समेत हमारे फौजी जर्नल्स के ढेरों मजाहिया वाकयात आज की वीडियो का हिस्सा हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं मरियम खुर्शीद। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। एक जमाने में पाकिस्तानी फिल्मों की एक्ट्रेस तराना का बहुत चर्चा था। ईरानी नस्ल मिस तराना एक्टिंग से ज्यादा डांस में माहिर समझी जाती थी। एक रोज जब अदाकारा तराना फौजी सदर जनरल याहिया खान से मिलने सदारती महल आई तो ड्यूटी पर मामूर एहलकारों ने तराना की गाड़ी को बिला रोक टोक अंदर जाने दिया। रात गए मुलाकात के बाद जब वो वापस जाने लगी तो मरकजी दरवाजे पर मौजूद एहलकारों ने अदाकारा तराना को खूब प्रोटोकॉल देते हुए उसे सैल्यूट किया। ऐसी जबल देते हुए उसे सिर अदाकारा तराना रुक गई और पूछा, क्या बात है, जब मैं अंदर गई थी तो तुमने सैल्यूट नहीं किया था, वापस जा रही हो तो बड़े पुरजोश अंदाज में सैल्यूट कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? सिपाही ने जवाब दिया, मैडम ऐवान सदर में दाखिल होते वक्त आप सिर्फ तराना थी। सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद अब आप कौमी तराना बन चुकी है और कौमी तराने को सैल्यूट करना मेरा फर्ज है। जनरल जियाउल हक के राइट हैंड समझे जाने वाले जनरल फजल हक उनके मार्शल लॉ के दौर में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बने। फिर वो इंतखाबी सियासत में आए और 88 के आम इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के टिकट पर MNA मुंतखब हुए। 90 के जनरल इलेक्शन में वो कौमी असम्बली की बजाय सूबाई असम्बली के मेंबर इलेक्ट हुए। आपने नोट किया होगा कि जनरल साहब पहले गवर्नर, फिर निगरान वजीर आला, बाद में MNA और बाद अज़ा MPA बने। उनके सियासी कैरियर की ये तरतीब आपको हैरान कर देने के लिए काफी है। जनरल फजल हक की बेगम भी उनसे कहा करती थी कि लोग तरक्की करते हुए नीचे से ऊपर जाते हैं मगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आए। अब आप जिला काउंसिल का मेंबर और फिर जनरल काउंसलर कब बनेंगे? जनरल जियाउल हक के दौर में उभरती हुई पॉप सिंगर नाजिया हसन के गाने डिस्को दीवाने पर तब पाबंदी लगाई गई जब जनरल साहब की मजलिस शौरा के एक रुकन ने ये शिकायत की कि जनाब ये गाना इस्लाम की रूह को ठेस पहुंचा रहा है और हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। ऐसे में नाजिया के वालिदैन ने जनरल जिया की काबीना के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर राजा जफरुल हक से बात की। अगले हफ्ते नाजिया हसन जनरल मोहम्मद जियाउल हक से मुलाकात करने ऐवान सदर पहुंची। इस्लामाबाद में महल नुमा सदारती रिहाइश गाह में एक जानिब नाजिया हसन और जुहेब बैठे थे जबकि उनके सामने सदर जिया। पहले तो जनरल साहब ने दोनों टीनेजर्स को लंबा चौड़ा भाषण दिया कि हम मुसलमान हैं, बतौर मुस्लिम हमें अपनी लिमिट्स का अंदाजा होना चाहिए, सब ने एक दिन मरना है। अगर हम मालिक लमजिज़ के अहकामात को नहीं मानेंगे और बेहयाई को फरोग देते रहेंगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? जनरल जिया का लेक्चर सुनकर नाजिया और जुहेब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फौजी सदर से रहम की कोई तवक्को नहीं। दोनों टीनेजर सिंगर्स की उम्मीदें टूट चुकी थी। खैर, जनरल जिया ने जाते हुए डिस्को दीवाने गाने पर से पाबंदी हटाने के ऑर्डर्स कर दिए। नामवर सियासतदान मियां जाहिद सरफराज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि साल 1978 में एक रोज गवर्नर पंजाब जनरल जिलानी ने फोन करके मुझे अपने घर बुलवाया। मैं तब कांग्रेस मिनिस्टर था। जनरल जिलानी ने अनार का जूस मंगवाने के लिए आवाज दी। नवाज इधर आओ। सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस वो नौजवान भागता हुआ आया। मैंने पूछा, ये कौन है? तो जनरल जिलानी कहने लगे, ये इत्तफाक फाउंड्री वाले मियां शरीफ का बेटा नवाज है। रऊफ कलास्ट्रा बताते हैं कि जब भी सहाफियों की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात होती तो वो हमसे हमारी सैलरीज पूछा करते थे। जब कोई सहाफी उन्हें बताता कि मेरी 30 लाख तनख्वाह है तो जनरल साहब को ताज्जुब होता और वो कहते मेरी तो इतनी तनख्वाह नहीं है। फिर जनरल बाजवा पूछते, फिर आप टैक्स कितना देते हैं? तो उन्हें जवाब मिलता, हुजूर टैक्स काटने के बाद हमारी तनख्वाह इतनी बनती है। यहाँ मैं आपको पाकिस्तानी तारीख के पावरफुल जर्नल और सदर अयूब खान के दौरे हुकूमत में हेल्थ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी का एक वाकया सुनाती चलो। एक मरतबा मारूफ मज़ाह निगार कर्नल शफीकुर रहमान उनसे मिलने CMH पिंडी आए। जनरल बरकी ने उन्हें ऑफर करवाई कि मैं आपको यहाँ बतौर CEO तैनात करना चाहता हूँ। कर्नल शफीकुर रहमान बड़ी मासूमियत से बोले, सर
मुझ नाचीज में इतनी सलाहियतें कहाँ हैं कि मैं ये जिम्मेदारियां अदा कर सकूं। आप किसी काबिल बंदे का इंतखाब कर ले। फिर क्या था, जनरल बर्की कर्नल शफीक का बाजू पकड़कर उसे सीओ के ऑफिस ले गए और इशारा करके बोले, यहाँ एक से एक नालायक उल्लू का पट्टा भरा पड़ा है, तुम किसी से कम हो क्या? फरजंदे पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चूंकि जनरल जियाउल हक की ही प्रोजेक्ट थे, यही वजह है कि बड़े मियां साहब अपने जलसे जुलूसों में मर्दे मोमिन मर्दे हक जियाउल हक के नारे लगवाया करते थे। तो इसे काउंटर करने के लिए चारों सूबों की जंजीर यानी बीबी बेनजीर के जियाले ये नारा लगाते, डिंगी मुश्तिकानी हक जियाउल हक जियाउल हक, जिसका उर्दू में तर्जुमा कुछ यूं है कि जनरल जिया की मूंछें टेढ़ी थी और आंखें महंगी। मेजर जनरल नसीरुल्लाह खान बाबर हमारी अस्करी और सियासी तारीख का एक मुस्तकिल बाब है। वो 65 की जंग में लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे। तब एक रोज वो गलती से भारतीय हदूद में चले गए। इस खतरनाक सूरत हाल में नसीरुल्लाह बाबर ने अपने असाब पर काबू रखा। वो एक भारतीय फौजी ऑफिसर की कनपटी पर अपना पिस्तौल तान कर बोले, हैंड्स अप, खबरदार, तुम्हें पाक फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है। मैं अकेला यहाँ सिर्फ इस मकसद के लिए आया हूँ कि तुमसे हथियार फेंकवा कर तुम्हारी जान बचा सकूं, लिहाजा कोई भी चालाकी किए बगैर अपने हथियार डाल दो और मेरे साथ चलो। तब इंडियन फौजियों ने घबरा कर अपने हाथ खड़े करते हुए सरेंडर कर दिया और वो जनरल नसीरुल्लाह बाबर के पीछे चलना शुरू हो गए। और यूं नसीरुल्लाह बाबर अकेले ही 55 सिख फौजियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी चौकी तक ले आए। बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में जनरल नसीरुल्लाह बाबर एमएनए बने तो मोहतरमा ने उन्हें वजीर दाखिला का अहम तरीन कलमदान सौंपा। एक रोज अल्ताफ हुसैन ने नसीरुल्लाह बाबर को धमकियों भरा खत लिखा कि हमने तुम्हारी बोरी तैयार कर ली है। तो फिर अगले ही रोज यही नसीरुल्लाह बाबर दबंग अंदाज में महाजर कौमी मूवमेंट के मरकज लाइन 0 पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अभी वो माँ ही पैदा नहीं हुई जो ऐसा बच्चा चुने कि वो जो नसीरुल्लाह को कत्ल करे, और ना ही वो बोरी बनी है जिसमें मेरी लाश डाली जाए। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से नसीरुल्लाह खान बाबर का ये दिलचस्प बयान ऑन रिकॉर्ड है, जब उन्होंने बेनजीर भुट्टो से कहा कि मोहतरमा, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की चाबियां भी मौलाना फजलुर रहमान के सुपुर्द कर दे तो भी वो मुतमिन नहीं होंगे। कहा जाता है कि जब सहाफियों ने इस बयान में मौलाना फजलुर रहमान से पूछा कि आप वजीर दाखिला नसीरुल्लाह खान बाबर पर हत्या की इज्जत का दावा क्यों नहीं करते, तो मौलाना साहब का कहना था, मैंने ये मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया है। अर्ली 50s में जब चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के वजीर खजाना थे, उस दौरान जनरल मोहम्मद मूसा खान कराची में CGS तैनात हुए। तो चौधरी साहब ने उनसे दरख्वास्त की कि आपको जो सरकारी बंगला अलॉट हुआ है, मैं उसमें शिफ्ट होना चाहता हूं और मेरे वाले बंगले में आप रहने लगे। ऐसा बताया जाता है कि चौधरी मोहम्मद अली के बंगले में जिन्नात और भूत प्रेत का साया था और रातों को गैर मरई मखलूक सहन में चलती दिखाई देती और चीखों की आवाजें भी सुनाई दिया करती थी। मेजर जनरल मूसा खान ने चौधरी मोहम्मद अली की बात तो मान ली, लेकिन उस आसेफ ज़दा बंगले में शिफ्ट होना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने किसी बुजुर्ग को बुलवाकर 3 दिन तक दम दुरूद और चिल्ला करवाया। जब जिन्नात भाग गए तो उस घर में शिफ्ट हो गए। साल 1988 के आम इंतखाबात में रावलपिंडी शहर में पीपल्स पार्टी के जनरल रिटायर्ड टिक्का खान और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के शेख रशीद अहमद एक दूजे के मत्ते मुकाबले थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान अपनी जीप पर सवार होते और डोर टू डोर कैंपेन किया करते। तब शेख रशीद ने एक चाल चली और वो मोटरसाइकिल पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने लगे। शेख रशीद आवाम में पॉपुलर होने लगे तो देखा देखी जनरल टिक्का खान भी मोटरसाइकिल पर इंतखाबी मुहिम चलाने लगे। अगले रोज शेख रशीद साइकिल पर नजर आए तो मजबूरी की आलम में जनरल साहब को भी साइकिल पर सवार होकर इलेक्शन कैंपेन करना पड़ी। पिंडी के लोग बताते हैं कि तब एक कॉर्नर मीटिंग में शेख रशीद ने कहा कि ये बेनजीर का अंकल टिक्का खान मुझे कॉपी कर रहा है, अगर मैं चाहूँ तो कल सुबह ये टिक्का खान गधे पर बैठकर इंतखाबी मुहिम चलाता नजर आएगा। 97 के जनरल इलेक्शन में अपनी हरीफ बीबी बेनजीर के चारों शाने चित करते हुए मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। तब उनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का अंदाजा आप यूं लगा ले कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को अपने ऑफिस में बुलाकर कहा, आप छुट्टी करें। जमहूरी सोच रखने वाले जनरल जहांगीर करामत पंजा आजमाई और मार्शल लॉ के मूड में नहीं थे। उन्होंने चुपचाप इस्तीफा दिया, चलते बने। जनरल साहब के कोलीग्स उनसे तंग आकर उन्हें जनरल बाजी के नाम से पुकारते। JUIFA के हाफिज हुसैन अहमद के बकौल हमारी फौज के सिपा सालार जनरल जहांगीर करामत इतने कूल हैं कि वो कॉफी भी ठंडी करके पीते हैं। पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा डॉक्टर मुबशिर हसन बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भुट्टो कॉफी पी रहे थे कि अचानक कॉफी उनके जूतों पर गिर गई। ऐसे में
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक ने अपना रुमाल निकालकर भुट्टो साहब के एक जूते से कॉफी साफ की। जब भुट्टो साहब का एक जूता अच्छे से साफ हो गया तो उन्होंने अपना दूसरा जूता आर्मी चीफ के आगे बढ़ा दिया। इसे भी चमकाओ है। दरोगे बर गर्दने रावी, इस वाक़े में कितनी सदाकत है और कितना झूठ ये तो कोई नहीं जानता। चंद सेकंड्स में दुश्मन भारत के 5 हंटर लड़ाका तैयारों को राख का ढेर बनाने वाले पाक फजाइया के शहीन एम आलम का गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ ना पाया। एम आलम पाकिस्तान एयरफोर्स में लिटिल ड्रैगन के नाम से भी पुकारे जाते थे। चूंकि उनका कद छोटा था लिहाजा दोस्त अहबाब मजाक मजाक में उन्हें पीनट आलम यानी मूंगफली कहा करते थे। ये हमारे एम आलम ही थे कि जिनका ना तो कोई जाती घर था और ना कोई घर वाली। उन्होंने उम्र भर शादी नहीं की। शादी न करने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था आई एम मैरिड टू द स्काइज। हमने तो यही सुन रखा है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन एम आलम की शादी आसमानों से हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप आलमी रहनुमाओं के वज़ाइया वाक़यात और लतीफ़े जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। फौजी जर्नल्स और आर्मी चीफ के मसलक और फिरकों के बारे में तफसीली वीडियो के लिए यहाँ नीचे, और मुफ्ती महमूद पर डॉक्यूमेंट्री आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।